हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉगवर्ट्स लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है टॉपिक? फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, कैसे करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, कैसे डेप्रिसिएशन होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा सर, आप फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा रहे हो, आपने क्या हमें मनी पढ़ाया है? पढ़ाया है बेटा। बैंकिंग पढ़ाया है? बैंकिंग भी पढ़ाया है। बेटा देखो, जब हम ऐसे चीजें लाते हैं ना, जब हम नीचे से शुरुआत करते हैं, हमने जब छोटी मोटी चीजें जान ली तो हमें अपना स्तर हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अब यहां पर हमने आप में थोड़ा सा डेवलपमेंट किया खुद में, और डेवलपमेंट करने के बाद हमको अब जानना चाहिए कि सर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, क्योंकि हम सब ये सब वर्ड जो है ना सुनते रहते हैं। अच्छा सर, ये पूछा किधर जाता है? बेटा ज्यादातर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, जैसे कि क्लास 12th में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही दे रखा है। बीकॉम में आप उठा के देख लीजिए, बीए में इकोनॉमिक्स में आप उठा के देख लीजिए, छोटे मोटे टॉपिक है साहब। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसा टॉपिक है जो हर जगह बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, हर जगह एडजस्ट कर दिया गया है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा साहब, तो बताइए जरा क्या होता है। देखो बेटा, मैंने बोला मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा जानने से पहले हमको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अच्छा साहब, फॉरेन एक्सचेंज की बेटा अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। पता है हमें भारत की क्या है, भारत की रुपी है। तो वो उसके पूरी टेरिटरीज में एक्सेप्टेबल होती है, ये बात हम सबको पता है। अच्छा, तो जैसे भारत का कुछ है वैसे ही दूसरी कंट्री का भी कुछ होगा। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड है तो उधर का पाउंड है, कुवैत है तो वहां दिनार है। ऐसे सारी चीजें होती हैं। तो क्या मान लो अगर हम यहां से इंडियन रुपीस लेके जाते हैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और बोलते हैं साहब ये मेरा ये 10 रुपए ले लो, मेरे को थोड़ा सा सामान दे दो, क्या देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आपकी जो करेंसी वो आपकी टेरिटरी में ही एक्सेप्टेबल है। वो कौन छाप रहा है? सेंट्रल बैंक, है ना। ये चीज मैंने पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से कि कैसे कॉइन कौन छापता है, कौन करेंसी हमारी जो नोट बैंक नोट है उसे कौन छापता है। वो वाली वीडियो में जाके आराम से देखिएगा। अभी यहां पर बस इतना जानना है कि फॉरेन एक्सचेंज में, अच्छा सर वहां गए और उन्होंने नहीं दिया तो कैसे ले लेंगे वो? बेटा जब हम उस करेंसी को एक्सचेंज कर देंगे डॉलर में, है ना, और डॉलर की तो कुछ वैल्यू भी होती है ना। अच्छा, तो एक बात बताइए कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। मैंने कहा बेटा मैं अभी रेट नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। पहले जानते हैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। बेटा फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज की अगर डेफिनेशन देते हैं तो वो बड़ी सिंपल सी है कि फॉरेन एक्सचेंज refers to the exchanging the currency of one country from another at prevailing exchange rate। अच्छा सर, आपने बोला प्रिवेलिंग, ये प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है सर? पहले ये बताइए, हमें थोड़ी हिंदी हमारी अच्छी है और हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भारतवासी हैं। तो प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित मीनिंग होता है प्रिवेलिंग का। तो मैंने क्या डेफिनेशन बोली? फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू दी एक्सचेंजिंग द करेंसी ऑफ वन कंट्री फ्रॉम अनदर एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। मतलब एक प्रचलित एक्सचेंज रेट, मतलब एक जो रेट दे रखा है उस रेट पे हम फॉरेन एक्सचेंज जब एक्सचेंज करते हैं अपनी करेंसी को किसी और कंट्री के करेंसी से, तो उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अच्छा साहब, थोड़ा सा और बताना। तो बेटा चलो थोड़ा सा इसमें क्लोज लुक करते हैं इसकी मीनिंग में। देखो बेटा, हर कंट्री की डिफरेंट करेंसी होती है, हम सबको पता है, ठीक है। तो जब उस अपनी कंट्री की करेंसी को हम दूसरी कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो मैं आज इंडियन रुपी है मेरे पास, उसको डॉलर में कन्वर्ट करता हूं, उसे ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। कितना आसान था, कुछ कठिन लगा? कुछ नहीं यार। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज तो यही है ना कि अपनी करंट जो हमारी करेंसी है या किसी की भी करेंसी है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में बदल देना, उसे ही तो फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अच्छा, लेकिन आपने तो बोला था आप फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाओगे, तो रेट ही तो पढ़ा रहा हूं भाई। सब्र चाहिए, सब्र जरूरी है।
तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या कहता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की भी डेफिनेशन मिलती जुलती है, बस थोड़ा माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which one currency is exchanged for another। ठीक है, एक ऐसा रेट है, एक ऐसा डिटरमाइंड रेट है, एक ऐसा रेट है जिसपे वन करेंसी एक्सचेंज होती है टू अनदर, मतलब दूसरी करेंसी पे। ये बात आपको आई होप समझ में आई हो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आखिर होता क्या है। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट, एक ऐसा रेट है जिसपे एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है। ठीक है, और क्या करता है ये? इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर। अच्छा सर, ये बात बताइए, क्या करा, क्या बोला आपने? मैंने बोला बेटा ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के वैल्यू में, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई सर कि अब हमें इतना बात समझ में आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में बदल देना, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज बदलते हैं, जिस रेट पे हम करेंसी को बदलते हैं। ठीक है, ये बात हमें सर अच्छे से समझ में आ गई। अब आप आगे जरा बताओ। मैंने बोला बेटा आगे बताऊंगा, उससे पहले आप मेरा एक सवाल बताओ। हम सबको पता है एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम नॉर्मली ले लेते हैं कि मान लो एक डॉलर में ये डॉलर का साइन होता है, जिसको नहीं पता वो लिख लेगा भाई। ठीक है, डॉलर का साइन है। एक डॉलर में 70 रुपए होते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि एक डॉलर में कितना होता है? एक डॉलर में हमारा 70 रुपए होता है। ठीक है, तो अब इसको एक डॉलर को जब हम एक्सचेंज करेंगे, अब एक डॉलर को हम जब एक्सचेंज करेंगे, जब इसको एक्सचेंज करेंगे रुपए में, अब रुपए में एक डॉलर में कितनी वैल्यू होती है? इंडियन रुपए की 70 रुपए की वैल्यू होती है। अब इसको जब एक रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना, हमने बोला कि एक रुपीस की जो वैल्यू है, एक रुपए में 70 डॉलर होते हैं। आपने बोला ठीक है साहब, ये तो हम सबको पता है, एक रुपए में 70 डॉलर होते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि एक डॉलर में 70 रुपए होते हैं। और अब ये बताओ कि अब जब एक रुपए की वैल्यू निकालेंगे, एक डॉलर में 70 रुपए है, तो अब जब एक रुपए की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली एक रुपए को यहां रखेंगे और इधर 1/70 कर देंगे। अब इसको इधर उधर ले जाके सॉल्व करेंगे, 0.143, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई हो। ठीक है, तो इतना डॉलर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इतने डॉलर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपने एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, नोट करना हो तो कुछ नोट कर लेना। वैसे सर अभी कुछ खास नहीं है नोट करने वाला, कुछ डेट्स बताऊंगा उन्हें नोट करना। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, एक हमने सुना था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। मैंने बोला बहुत सही सुना था। तो देयर आर टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देयर आर टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो कुकर की सीटी भी बज गई। देयर आर टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब 3 टाइप होते हैं सर, और तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आपने पूछा सर बताइए जरा कौन कौन से होते हैं। मैंने बोला बता देता हूं। सबसे पहले बेटा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, पहले होता है बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब देयर आर 3 टाइप। हमें इतना पता चल गया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया साहब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बताने से पहले ना थोड़ा एक कहानी सुनाता हूं, सुनो, मजा आने वाला है। तो कहानी बात शुरू होगी 1940 के दशक की, या उससे भी पहले की बात करें तो आप सबको पता होगा जो ये हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी। कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको दूंगा मैं, आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं भाई, बाकी आपकी मर्जी है, लिखना चाहना तो लिख लेना। वर्ल्ड वॉर 2 जो हमारी कब हुई थी? 1939 से
1939 से 1945 के बीच में। अच्छा सर, अब वर्ल्ड वॉर को क्यों ले आया? क्या युद्ध कराओगे क्या? नहीं भाई, युद्ध नहीं करा रहे हैं। बात यहीं से शुरू होती है। बात थी साहब 1984 के दशक की, 1940 के दशक की, जब न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड का एक मतलब समझ लो समिट या कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसे नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या नाम दिया गया था? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम दिया गया था? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फरेशन। ठीक है, कॉन्फरेशन दिया गया था, कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंस में सर हुआ क्या था? देखिए 44 नेशन, टोटल 44 नेशन ब्रिटेन वुड जो एक जगह है, ब्रिटेन वुड जो एक जगह है, कहां पर है साहब जगह? तो ये साहब जगह है न्यू हैम्पशायर में। अब सर ये कहां है? तो ये साहब है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में। यहां पर एक जगह है जहां पर ब्रिटेन वुड नाम की जगह है, जहां पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर कुल 44 नेशन ने अपना हिस्सेदारी दी थी, अपने प्रतिनिधियों को भेजा था, और वहां पर वो लोग बैठे थे एक छोटे से इशू को लेके कि ये जो करेंसी एक्सचेंज है, इस छोटे से जो चीज है ना, ये करेंसी एक्सचेंज, इस पे बैठे थे कि ये ग्लोबल ट्रेड में अब होगा क्या, क्योंकि दिक्कतें बहुत आ गई थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 के सबसे जो उभर के नेशन आया था, उस उभरे हुए नेशन का नाम था यूनाइटेड स्टेट। चाहे आप पॉलिटिकल बोल लो, चाहे आप कल्चरल बोल लो, मिलिट्री बोल लो, सबसे ज्यादा तो पावरफुल नेशन थे ना, 2 निकल के आए थे, एक ये और एक हमारे मित्र जो हैं। ठीक है, हमारे भारत के जो मित्र हैं, हमारे कहां होंगे वो तो जानते भी नहीं होंगे कौन है दिव्यांशु उपाध्याय। ठीक है, तो बात ऐसी है कि इसमें एक सॉल्यूशन निकालने के लिए वो बैठे थे कि भाई कैसे ये एक्सचेंज रेट होगा। अब एक्सचेंज रेट में इन लोगों ने किया क्या? वहां पर समिट हुई और वहीं पर ये लोग पॉलिसी और रेगुलेशन के लिए बैठे हुए थे कि कोई ऐसी पॉलिसी या रेगुलेशन बनाई जाए जो क्या मैक्सिमाइज कर दे, बेनिफिट और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दे, उसको डिराइव कर दे कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बेहतर हो जाए, कि हर कंट्री को सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करने में मदद हो, सबसे ज्यादा बेनिफिट आए, प्रॉफिट आए और सब मजा में हो जाए। इसी से अब इस एग्रीमेंट जब हो रहा था, जब वहां बैठक हुई, तो पॉलिसी बनाने के लिए निकले थे। पॉलिसी बनाते बनाते वहां पर किस चीज का जन्म हुआ वो अभी बताता हूं मैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकला था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट या फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम। बात समझ में आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। बहुत बड़ी बात है कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1944 जुलाई में, इसमें निकला क्या था? इसका रिजल्ट था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट या ब्रिटेन वुड सिस्टम, जहां पर फिक्स्ड करेंसी रेट को, क्या मैंने बोला साहब, कहां गया मेरा मार्कर? मैंने बोला कि वहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को क्या बोला गया कि आज से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम मानते हैं। ये जो 44 नेशन थे सबको ने मान लिया कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे, उसी पे करेंसी छापेंगे और सबका अच्छे से ट्रेडिंग होगा। और यहीं पर ये तथ्यात्मक जानकारी लिख लीजिएगा, यहीं पर क्या हुआ था? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, साहब बहुत बड़ी जानकारी है, वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था 1944 में। बहुत बड़ी बात है। यही ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था या ब्रिटेन वुड सिस्टम था, जहां पर जन्म हुआ था किसका? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और किसका? वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, जो आज सबसे बड़े यूनाइटेड नेशन में बन के बैठा है बैंक। ठीक है, तो सर अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये सब तो ठीक है, ये इसका जन्म अनम हो गया, एक बात बताइए, फिर क्या अभी भी ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता है क्या? मैंने बोला बात तो बड़े पते की पूछे हो गुरु, इसका जवाब तो जरूर दूंगा मैं। 1970 में बात है, 1970 की, जब रिचर्ड नेक्सॉन, इसको नेक्सॉन शॉक भी बोलते हैं, जब ये यूएस के प्रेसिडेंट बोले तो इन्होंने बोला देखो भैया,
अब गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना वो चलेगा नहीं, इसको टेम्परेरी कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर बहुत सारे नेशन थे, जो 44 नेशन थे, इन लोगों ने इसका थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चालू किया कि नहीं भाई छोड़ो इसको, थोड़ा चलाओ, ऐसे सही है, हम लोगों को ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1973 में पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, ये पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया गया। अच्छा सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ, आईएमएफ ये सब आए, न्यू हेम्स्फेयर में हुआ, सारी मॉनेटरी फाइनेंशियल। एक बात बताइए, कुछ फायदा हुआ था क्या इसका? मैंने बोला देखो बेटा, फायदा इस सेंस में देखा जा सकता है कि 44 नेशन एक साथ आए, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात क्या है, ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सब लोग साथ में आए, तो सब एकजुट हो रहे थे, यूनिटी हो रही थी लोगों में, है ना। ठीक है, बड़े बड़े नेशन थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब लोग सारे, जो ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, सारे बड़े बड़े नेशन थे। अब ये लोग जब एक साथ आए, वेस्टर्न यूरोप था, ये सारे जब नेशन एक साथ आए तो बहुत बड़ी बात हुई। अच्छा, एक चीज और करी इसने, हेल्प करी, क्या करने में, वर्ल्ड इकोनॉमी को मजबूत करने में, है ना। ठीक है, तो इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को कहा जाता है पेगिंग। इसको ये पेगिंग, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं बेटा, ये बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। पेगिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, पेगिंग। इसको फिक्स्ड को फिर से हम बता देते हैं, फिक्स्ड को पेगिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन सर बता दीजिए। तो देखो बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर टू द सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट फिक्स्ड कर देती है कि देखो बेटा, हमने बोल दिया आपको कि आज से गोल्ड से टाई कर दिया है, हमने गोल्ड से हमने बांध दिया है अपनी करेंसी को, अब इसी पे सारी चीजें होंगी। तो फिक्स्ड से हमने क्या जाना कि फिक्स्ड जो है उसमें क्या जाना कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट टाई कर देता है। दूसरी बात आई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोल लो, या बेटा इसको बोल लो आप फ्लोटिंग, क्या बोल लो इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये होता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड। कैसे सर? मार्केट हम सब जानते हैं रोज फ्लक्चुएट होता है, कभी चीजों का दाम बढ़ता है, कभी चीजों का दाम घटता है। उसी तरीके से फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना बेटा। फ्लोटिंग में क्या होता है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे करेंसी की वैल्यू डिपेंड होती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब करेंसी भी बढ़ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। मैनेज्ड क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा यूपीएससी कभी कभी पूछ लेती है कि जरा एक बात बताओ, ये डर्टिंग फ्लोटिंग क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है? डर्टी फ्लोटिंग गंदा है क्या? डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं बताता हूं। देखो, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम मैंने लिखा नहीं है इधर, ठीक है, आप ऐसे लिख लेना यार, हम छोटा छोटा बोर्ड है हमारा, नहीं लिख रहे हैं। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम होता है जिसमें बेटा बताया जाता है कि ना तो वो पूरी तरीके से फिक्स्ड होती है। मैनेज का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हो, ना तो वो पूरी तरीके से फिक्स्ड होती है करेंसी का रेट, ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। उसमें सेंट्रल बैंक का भी कुछ हिस्सेदारी होती है और मार्केट की भी कुछ हिस्सेदारी होती है, और दोनों की हिस्सेदारी को मिलकर क्या बन जाती है, ये मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा सर, डर्टी फ्लोटिंग भी इसको बोलते हैं। डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, देखो हम सब राजनीति जानते हैं, कई बार राजनीति क्या देशों को जानते हैं, कई बार लोग अपनी क्या करते हैं, करेंसी की वैल्यू नीचे गिरा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का वो भी होता है, इसमें हो जाता है, उनका भी हाथ मिला होता है, ठीक है, तो इनकी करेंसी की वैल्यू नीचे गिरा देते हैं। अब जो बाहर वाला आएगा वो खूब सारा सामान खरीदेगा और चला जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं? ये चीजें हो जाती हैं, ये सारी चीजें जानकारी वाली थी, ठीक है। अब यहां पर ये तीनों बात अगर समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शेयर नहीं करते हो तो गुस्सा आती है। ये शेयर कर लेना क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक था। अब ये शेयर करने के बाद अगली चीज देखो क्या है, अगली चीज हम देखेंगे जो बड़ी ही मजेदार है, ठीक है। ये सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूं यार, चलो ये सारी चीज हम मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब यहां दो चीज और आ जाती है हमारे पास, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, करेंसी डेप्रिसिएशन। अच्छा सर, ये बताओ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? करेंसी को हटाओ, पता है मैं क्या होती है बेटा। डेप्रिसिएशन का मतलब हम ऐसे समझा देते हैं, आपने एक चीज देखा है, वो जो आप गाड़ी खरीद के लाए थे, वो गाड़ी को जब खरीदा था तो उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 थी। जब आप 5 साल बाद बेचने गए
तो बोला कि देखो भाई 20,000 से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि गाड़ी हो गई है पुरानी। क्या हुआ, गाड़ी पे लग गया डिप्रिसिएशन, मशीनरी पे लग जाता है डिप्रिसिएशन, मशीनरी हो या कोई और चीज हो उस पर डिप्रिसिएशन, क्योंकि धीरे धीरे उनकी वैल्यू घटने लग जाती है। जब वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन होने लग जाए तो उसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो सर क्या करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरने लग जाती है क्या? मैंने बोला देखो सवाल बहुत काम का पूछे हो, इसमें क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा करेंसी की बात आ गई ना। अब इसमें होता है कि जब किसी डोमेस्टिक करेंसी, देखो हम भारतवासी हैं लेकिन जरूरी नहीं हम भारत की ही बात करें। जब किसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू दूसरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, ध्यान से देखना इस चीज को, जब किसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी पे डाउन हो जाए, क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तब उसे हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई नहीं आई? बताता हूं। जब किसी भी करेंसी की, मान लो एग्जांपल देते हैं आपको, मान लो आज हमारे एक रुपए इज इक्वल टू $70 है, ठीक है, $70 है, $1 में $70 होते हैं। मतलब हम एक रुपए लेके गए, हमने बोला देखो भाई वैल्यू $70 है। अच्छा उसने बोला ठीक है, एक वैल्यू $70 हो गई। अब मान लो ठीक 5 महीने बाद क्या हुआ, $1 की वैल्यू हो गई $74, ठीक है, सब $74 हो गई। क्या हुआ, अरे सर इंक्रीज हो गया, आप पागल बना रहे हो। मैंने बोला हाँ तुमको पागल ही बना रहा हूं मैं पागल नहीं बना रहा हूं भाई, ध्यान से देखो। पहले हमारे $1 में जो वहां बाहर से आदमी आता था ना, वो $70 की चीजें खरीद के लेके चला जाता था। $1 देकर, $1 देके $70 की चीज खरीदता था, आया और $70 की चीज लेके चला गया। दोबारा जब वो आया 5 महीने बाद, तो उसने क्या किया, अब फिर $1 ही दे रहा है, फिर से ₹1 दे रहा है, अब 74 की लेके जा रहा है। तो भाई मेरे करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट ही तो हो रही है, गिर रही है ना। और तो सर करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, इसी लगले बता दीजिए आप जल्दी से, क्योंकि अब हमारा एकदम पावर में आ गए हम पढ़ने के, ठीक है। मैंने बोला अब मैं बोलता हूं कि करेंसी लिख दो, यहीं पर फिर से लिख देते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है सर, एप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन का मतलब होता है, देखो भाई पहले तो एक मतलब हो सकता है बढ़ावा देना, और दूसरी बात क्या होती है आप सबको पता है, इंक्रीज हो जाना। अच्छा अब क्या वो वाली बात बताओगे क्या, बढ़ गई? हाँ भाई। अब मानते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए फॉरेन करेंसी के सामने। कैसे? ऐसे मान लो आज $1 है, मान लो $1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 70। ये $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू ₹70 है, ठीक है, $1 की वैल्यू ₹70, ठीक है। फिर 5 महीने बाद क्या हुआ, $1 की वैल्यू 64 हो गई, जो अभी तो नामुमकिन दिख रही है, लेकिन हो सकता फ्यूचर में हो जाएगा। $1 की वैल्यू कितनी हो गई, 64। इसे बोलते हैं इंक्रीज, और यहीं पर बना देते हैं आप लोगों के लिए, और इसे रुक जाओ, और हाँ इसे बोलते हैं बेटा डिक्रीज, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसे एप्रिसिएशन बोलते हैं, इसे डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो जब करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो ये जो डोमेस्टिक करेंसी है ना, उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी के सामने बढ़ जाती है ना। और एप्रिसिएशन में क्या होती है, इसमें घट जाती है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब मेरा जो काम था वो मैं करके जा रहा हूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़े बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लो और कर देंगे, ठीक है। इस टाइम थोड़ा स्लो किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, नीचे छोटा सा एक बटन दिया होता है जहां सब्सक्राइब का बटन होता है, वो करना, लाइक करना, और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन हॉगवर्ट्स लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।